हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं BSOG 173 ब्लॉक 2 की यूनिट 11। और मैं स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ, मैं इसका नोट्स नहीं बनाया और ना ही इसके आगे का चैप्टर्स का नोट्स है, बट मैं आपको बुक से एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको ओवरऑल आइडिया मिल सके। एंड वी आर रियली 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 सॉरी, सच में सॉरी फील कर रहे हैं कि हम आपको नोट्स नहीं दे सकते इसका, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाया। बट क्योंकि आपकी डिमांड्स काफ़ी आ रही है एक्सप्लेनेशन को देख के, तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन, ओब्वियसली हम एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर सकते हैं जितना पॉसिबल है। मैं ट्राई कर रही हूँ, तो मैं एक्सप्लेनेशन कर देती हूँ। आई होप आपको इससे ही समझ आ जाए और आई होप आप समझो हमारी कंडीशन को। तो आइए शुरू करते हैं। डेवलपमेंट एज फ्रीडम। तो हम इसके इंट्रोडक्शन को स्किप करते हैं, बिकॉज इसके इंट्रोडक्शन में जो भी सारी चीज़ें हैं वो हमने पहले स्टडी कर ली है बाकी सारे चैप्टर्स में, तो इसलिए हम स्किप कर रहे हैं। हम आ जाते हैं डायरेक्ट, व्हाट इज़ डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ और फ्रीडम। तो अमर्त्य सेन ने उनके काम जो कि डेवलपमेंट एज फ्रीडम 1999 में, उन्होंने ये कंसेप्ट को लाया था कि डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि हम सब्सटेंशियली बस इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं, बल्कि इंडिविजुअल फ्रीडम जो होती है वो चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ एलैबोरेट करती है या फिर ये चीज़ें लेके आती है हमारी पॉइंट ये डिस्कस करने पे कि क्या इकोनॉमिक ग्रोथ और फ्रीडम एक साथ चल सकती है या फिर क्या दोनों इंटरलिंक करते हैं एक दूसरे से। तो इसके पॉइंट्स है जो हम सबसे पहले पॉइंट की अगर हम बात करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताया गया है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक कनेक्शन हो इनकम पर हेड एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल में। ठीक है, काफ़ी डिफरेंस हो सकती है उनके बीच में। इसमें ये बताया गया है ना कि लाइक ऐसा हो सकता है कि किसी कंट्री का जो पर कैपिटा इनकम है या फिर जो GNP है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, तो वो हो सकता है वो बहुत ही हाई लेवल पे हो दूसरे कंट्री के मुकाबले, लेकिन हो सकता है वहाँ पे इनइक्वलिटी बहुत ज़्यादा हो। आई मीन इनइक्वलिटी नहीं कह सकते, लाइक इंडिविजुअल की फ्रीडम उतनी ना हो। ठीक है, लाइक कई सारे ऐसे कंट्रीज़ होते हैं ना जहाँ पे हम ऐसे रूढ़िवादी सोच को लेके चलते हैं, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है कि इंडिविजुअल में फ्रीडम नहीं है। हालांकि वो स्टेट काफ़ी आगे बढ़ चुका है, मतलब कह सकते हैं डेवलप्ड है, बट फिर भी इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं होती है, ये चीज़ें बताया गया। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है रीजंस कई सारी चीज़ें होती है, लाइक इनएडुकेट हेल्थ केयर की भी प्रॉब्लम कई बार हो सकती है कंट्री में, लैक ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी हो सकती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो सकती है, जिसके वजह से सबसे सबसे बड़ा रीज़न है ओब्वियसली। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है जिसकी वजह से ये दोनों चीज़ें इंटरलिंक नहीं करती है कई बार, मतलब कई बार करती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल नहीं चल सकता वो साथ में, बट कई बार नहीं होती है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल जो अमर्त्य सेन ने दिया है वो कि उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा कि जो इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग होती है डेवलपमेंट को लेके, जो कि मार्केट के रोल को समझने में फोकस करती है, आई मीन उस चीज़ पे फोकस करती है, उस चीज़ को क्वेश्चन किया था इन्होंने। ठीक है, अब ये इन्होंने ये कहा कि जो कंट्रीब्यूशन होती है मार्केट मैकेनिज्म का इकोनॉमिक ग्रोथ में या फिर ओवरऑल इकोनॉमिक प्रोग्रेस में, ये तो अच्छे से एस्टेब्लिश हो चुकी है, बट फिर भी अगर हम बात करें फ्रीडम के मामले में, तो वो चीज़ें सही से नहीं हुई है। और अगर हम ये बात करें कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज, अगर हम फ्रीडम को भी ऐड कर रहे हैं तो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि किस तरीके कि वो एक्सप्लिसिट या फिर इम्प्लिसिट बॉन्डेज को वो डिनाई कर सकती है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि हम इसमें किस तरीके से लेबर को फ्री कर सकते हैं, फ्रीडम दे सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पे हम ये चीज़ें, ये इस चीज़ को भी लाते हैं, लाइक ओपन लेबर मार्केट जो होती है ना, वो चीज़ें लाइक अर्लियर टाइम में अगर हम देखें तो वो चीज़ें अमेरिका में इम्प्लीमेंट हुई थी ताकि हम स्लेवरी को एंड कर सकें, क्योंकि स्लेवरी बहुत ज़्यादा था उस टाइम पर, तो उस चीज़ को एंड करने के लिए भी ये चीज़ें लाई गई थी। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करें तो जो डिनायल होती है किसी भी प्रोडक्ट मार्केट में, तो वो चीज़ें उसका मतलब जो लाइक हम कह सकते हैं जो छोटे छोटे कल्टीवेटर्स होते हैं ना, उनको उतना नहीं मिलता, वो बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत सफ़र करते हैं, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं जिसकी वजह से वो अपने प्रोड्यूस को सही दामों में नहीं बेच पाते, उनको मिलता नहीं उतना प्रॉफिट। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये फ्रीडम मिलनी चाहिए उनको। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ें बात करी गई है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ एजेंसी, कैपेबिलिटी एंड एंटाइटलमेंट अंडरस्टैंडिंग फ्रीडम। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले एजेंसी एंड फ्रीडम। तो अमर्त्य सेन इसमें ये कहते हैं कि फ्रीडम एक बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ डेवलपमेंट भी है, कि एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा भी है डेवलपमेंट का, और उसके अंदर खुद एक ताकत होती है, मतलब एक एस्पेक्ट की तरह माना जाता है जो डेवलपमेंट को
ला सकती हैं, ठीक है। तो हम अगर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारा फ्रीडम पर्सपेक्टिव हमेशा होना चाहिए, एक सेंटर ऑफ द स्टेज की तरह देखना चाहिए कि फ्रीडम हमारा मेन एक फोकस होना चाहिए। ये नहीं कि हमने साइड में रख दिया, ठीक है, क्योंकि ये एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है डेवलपमेंट प्रैक्टिस या फिर डेवलपमेंट एनालिसिस में। उसके बाद द वेलफेयर अप्रोच वर्सेस कैपेबिलिटी पर्सपेक्टिव टू डेवलपमेंट। तो जो हमारा वेलफेयर अप्रोच है वो फोकस करती है इंडिविजुअल को एज अ बेनिफिशियरीज या फिर एज अ टारगेट ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में, ठीक है। मतलब वो ये कहती है कि चाहे स्टेट या नॉन स्टेट एजेंसी को इन्वेस्ट करना चाहिए सोशल सेक्टर में, ताकि हम सप्लाई, जो हमारा सप्लाई होता है डेवलपमेंट को लेके, वो हम इम्प्रूव कर सकें। मतलब ये फोकस करती है कि जो बेसिक नीड्स होती है इंडिविजुअल की, चाहे वो फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ड्रिंकिंग वाटर, ये सारी चीज़ें हो, इन सारी चीज़ों को फुलफ़िल कर पाए। बिकॉज इस अप्रोच के अकॉर्डिंग इनका मानना है कि इंडिविजुअल एक पैसिव रिसिप्शंस होते हैं ये सारी चीज़ों का, मतलब पैसिवली, मतलब इनडायरेक्टली वो रिसीव करती है ये सारी चीज़ें, ठीक है। अगर इसके कंट्रास्ट में अगर हम कैपेबिलिटी पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो कैपेबिलिटी पर्सपेक्टिव में ये बताया जाता है ना कि जो कैपेबिलिटीज़ होती है इंडिविजुअल का और उनकी जो नीड्स होती है ये करस्पॉन्ड करती है एक दूसरे से, ठीक है। अब इस स्टेप में अगर हम देखें ना तो जो मतलब इंडिविजुअल की, मतलब जो लाइक हम बोल सकते हैं जो रिलेशन होता है, लाइक एज, जेंडर, कास्ट, क्लास, रेस, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक जो होती है ना वो इन्फ्लुएंस करती है सारी चीज़ों को, ठीक है, वेरियस नीड्स को। मतलब अकॉर्डिंगली नीड्स फुलफिल होते हैं या फिर हम कह सकते हैं नीड्स राइज होती है, ठीक है। अगर हम जो फ्रीडम सेंटर्ड अंडरस्टैंडिंग होती है डेवलपमेंट को लेके, अगर हम उसकी बात करें तो वो एक एजेंट ओरिएंटेड व्यू होती है। मतलब इसमें इंडिविजुअल को एज अ पैसिव रिसेप्शन की तरह नहीं देखा जाता। ये फोकस करता है कि जो एबिलिटी होती है, ठीक है, किसी भी एजेंसी की, कि किस तरीके से वो पार्टिसिपेट कर सके प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट में, वो इस चीज़ पे ज़्यादा एम्फेसिस देती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है। और ये एक बॉटम अप अप्रोच है, मतलब बॉटम से जो इंडिविजुअल की चॉइस होती है या फिर उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग ही ये बिल्डअप होता है। उनका पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा मैटर करता है यहाँ पे, ठीक है। स्टेट या सोसाइटी एक एक्सटेंसिव रोल प्ले करती है ताकि वो इनको स्ट्रेंथन कर सके, मतलब मजबूत बना सके, इनको सेफगार्ड कर सके जो भी ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ होती है, ओके। अगर हम अमर्त्य सेन की बात करें तो इनका जो मेन एम है ना डेवलपमेंट को लेके वो है फ्रीडम। और उनको लगता है फ्रीडम तब हम अचीव कर सकते हैं जब हम फ्री ह्यूमन एजेंसी को अच्छे तरीके से एक्सरसाइज या फिर यूटिलाइज कर सकें। वो अगर अचीव कर लिया तो हमें डेवलपमेंट या फिर हम बोल सकते हैं फ्रीडम हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज़ डेवलपमेंट एज फ्रीडम ए कैपेबिलिटी पर्सपेक्टिव। सो अमर्त्य सेन का ये मानना है कि ये एक मल्टी लेयर्ड होती है, मतलब कंसेप्ट होती है जिसमें सब्सटेंशियल और फंक्शनल कैपेबिलिटीज़ बहुत मैटर करती है, ठीक है। मतलब जो एक्चुअल अपॉर्चुनिटी होती है एक इंडिविजुअल की एंड वो किस तरीके से एजेंसी को एक्सरसाइज कर पा रहा है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में अपना इन्वॉल्वमेंट ला पा रहा है, ये दोनों चीज़ें मैटर करती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें सब्सटेंशियल फ्रीडम, गोल्स एंड एंड्स ऑफ डेवलपमेंट, तो सब्सटेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है रियल फ्रीडम्स, ठीक है, जिसके थ्रू या फिर जिसके अंदर इंडिविजुअल अपनी मतलब फुल्ली पार्टिसिपेट कर पाता है अलग अलग फील्ड में, चाहे वो लाइफ एक्सरसाइज, मतलब वो अलग अलग फील्ड होती है ना लाइफ की, उसमें वो यूटिलाइज कर पाता है इस चीज़ को, ये रियल फ्रीडम होती है। तो सेन ने ये डिराइव किया था अपने अंडरस्टैंडिंग, जो उनका सब्सटेंशियल फ्रीडम को लेके जो भी अंडरस्टैंडिंग था, जो कि उन्होंने एरिस्टोटल का जो नोशन था फ्लोरिशिंग एंड कैपेसिटी को लेके, वहाँ से इनका ये व्यू पॉइंट निकला है, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव वैल्यू की तरह काम करता है क्योंकि ये एनहांस करती है इंडिविजुअल की लाइफ की, उन्हें बेटर बनाती है, रिचर का मतलब उन्हें बेटर बनाती है और उनके फुलर पोटेंशियल पे लेके आती है, ताकि वो अपने वायलेशंस को समझ सके, अपनी चीज़ें एक्सरसाइज कर पाए, ओब्वियसली उनकी कैपेसिटी इन्हांस हो, उनकी चॉइसेस इन्हांस हो, ये सारी चीज़ों पे फोकस कर रही होती है, ठीक है। सेन ने सब्सटेंशियल फ्रीडम को ना आज जैसे कि एज अ कैपेबिलिटी जो कि इन्फॉर्म चॉइसेस को बना सकती है, इस चीज़ पे फोकस किया है, ना कि इस चीज़ पे कि वो वेलबींग, उसके साथ कंफ्यूज नहीं होना। तो उन्होंने एग्जांपल दिया स्टारवेशन एंड फास्टिंग का, ठीक है। फास्टिंग और स्टारवेशन कहीं ना कहीं सिमिलर है बट दोनों थोड़ा बहुत डिफरेंट है, मतलब कह सकते हैं थोड़ी बहुत डिफरेंस है दोनों।
और डिफरेंस ये है ना कि अगर हम फास्टिंग की बात कर रहे हैं तो एक इंडिविजुअल के पास चॉइस होती है कि वो ना खा सके, अगर वो चूज़ करता है खुद तो वो खा सकता है। लेकिन अगर हम स्टारवेशन या स्टार्विंग की बात करते हैं तो वो खा ही नहीं सकता क्योंकि उसके पास खाना ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो स्टारवेशन होता है ये एक अनफ्रीडम स्टेट होता है। ये रिफ्लेक्ट करती है कि किस तरीके से कैपेबिलिटी डिनायल होती है, किस तरीके से लोग मतलब बिल्कुल एक्सेस नहीं कर पा रहे चीज़ों को, अनलाइक फास्टिंग। क्योंकि फास्टिंग डिफरेंट चीज़ है, फास्टिंग हम अपने मर्ज़ी से करते हैं, हमारे पास चीज़ें होती है खाने के लिए, अगर हम चाहें तो हम खा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ उन्होंने बताया है इसमें। अब आते हैं कंस्ट्रक्टिव फ्रीडम, इंस्ट्रूमेंट और मीन्स ऑफ डेवलपमेंट। अब इसमें ये है ना कि फॉर एन इंडिविजुअल अगर हम बात करते हैं तो उनके लिए मतलब बहुत सारी फ्रीडम इंपॉर्टेंट है जो कि इंस्ट्रूमेंटल और कंस्ट्रक्टिव मतलब जो कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हम कंस्ट्रक्टिव फ्रीडम की बात करें वो बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर हम कैपेबिलिटी जो होती है इंडिविजुअल की उसे एडवांस करना चाहते हैं तो। और ये डिपेंडेंट होती है कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स पे, मतलब कई सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि सबसे पहला फैक्टर जो इन्होंने बताया है वो है पॉलिटिकल फ्रीडम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है। तो इनको ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि अगर हम एक्सटर्नल या फिर इंटरनल जो भी रूल होता है ना स्टेट का या फिर स्टेट के जैसे सिमिलर एजेंसीज़ का, अगर वो चीज़ें का एब्सेंस होता है तो डैट इज़ कॉल्ड पॉलिटिकल फ्रीडम। ये सिनोनिमस है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल राइट या फिर सिविल लिबर्टीज़ की अगर हम बात करें ना, जो कि नॉर्मली लीगल होती है, लीगल मानी जाती है, तो ये होता है पॉलिटिकल फ्रीडम, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक फैसिलिटीज़ जिसके अंदर में आता है कि आप फाइनेंशियल सर्विसेज, मार्केट, क्रेडिट्स, ये सारी चीज़ों को यूटिलाइज़ कर पा रहे हो सही तरीके से। थर्ड इज सोशल अपॉर्चुनिटीज़ जिसमें हम हेल्थ केयर, एजुकेशन और सोशल सर्विसेज रख सकते हैं कि हम ये इजीली एक्सेस कर पा रहे हैं। फोर्थ इज़ ट्रांसपेरेंसी जो कि गारंटी करती है, मतलब जो कि रिलेट होता है ओपननेस से, डिस्क्लोजर से, कि किस तरीके से जो बिजनेसेस है या फिर जो भी गवर्नमेंट है वो अपनी डीलिंग को ओपन तरीके से कर पा रही है, ना कि अपनी चीज़ें छुपा के कर रही है। लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी चीज़ें हो रही है वो ओपन सिस्टम में हो। जैसे कि हमें पता है ना कि करप्शन इतनी बड़ी प्रॉब्लम कैसे है, तो ये सारी इसलिए है क्योंकि चीज़ें बहुत ही बंद हिस्से में हो रही है, तो ये चीज़ें ओपन अप होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी जो कि रिलेट करता है सेफ्टी नेट पे, मतलब एक इंडिविजुअल का जो सेफ्टी लेवल होता है कि वो किस तरीके से सेफ़ है। ऑल्सो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट उसको मिलनी चाहिए, जो फेमिनिन या फिर जो भी रिलीफ फंड्स होती है ये सारी चीज़ें उनको मिलनी चाहिए। ओवरऑल प्रोटेक्शन को लेके जो भी होते हैं वो आते हैं इसके अंदर में, ठीक है। अब सेन ने इस चीज़ में फोकस किया है कॉम्प्लीमेंटरिटी, आई एम सॉरी, हाँ राइट, एंड इंटरकनेक्टेडनेस पे, कि किस तरीके से इंटरकनेक्टेड है जो भी फ्रीडम्स का जो स्टेट होता है। सॉरी उसके लिए, ठीक है। हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज़ एंटाइटलमेंट। अब एंटाइटलमेंट अगर हम सेंस के अकॉर्डिंग देखें तो उनका ये मानना है कि ये ऐसी कैपेबिलिटीज़ है जो कि इंडिविजुअल को अलाउ करती है ताकि वो एक ओनरशिप और कमांड, जो भी सर्टेन कमोडिटीज़ के ऊपर अपना एक कमांड होता है ना, वो चीज़ें एस्टेब्लिश कर सकें अलग अलग रूल्स ऑफ लेजिटिमेसी का यूज़ करके। अब इस कंटेक्स्ट में ना इन्होंने ये दिया है एग्जाम्पल माल नरिशमेंट का, हंगर का, स्टार्वेशन का, इन्होंने ये सारी चीज़ों का एग्जाम्पल दे के हमें समझाया है, ठीक है। तो जो कोर्स होती है ना, मतलब जो इसका कोर्स होता है, उन्होंने ये बताया कि बहुत ज़्यादा मतलब ट्रेसेबल होता है, मतलब हम ट्रेस कर सकते हैं इसको। मेनली एग्रीकल्चरल वैग्रिस में बात नहीं कर रहे, बट फिर भी हमें पता चल जाता है ना, जैसे कि अगर एग्रीकल्चर में कमी आ रही है तो शॉर्टेज ऑफ फूड होती है प्रोडक्शन में, मतलब फूड प्रोडक्शन में, तो हमें पता चल जाता है ना कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं ट्रेसेबल होती है, ठीक है। अगर किसी को मतलब स्टार्वेशन की प्रॉब्लम हो रही है, ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही है। तो ऑल्सो अगर हम वेरियस इन्फ्लुएंसेस की बात करें तो सबसे पहले कि हमारा ओनरशिप होनी चाहिए एसेट के ऊपर, या जो भी प्रोडक्टिव रिसोर्सेज है, चाहे वो लेबर पावर की बात कर रही हो या बाकी सारी चीज़ों की जो कमांडिंग प्राइस होती है मार्केट पे, उस पे हमारी पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी पोजीशन ऑफ टेक्निकल नो हाउ, मतलब जो भी प्रोडक्शन को लेके टेक्निकल नॉलेज चाहिए ना, उस पर वो चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। तीसरी एबिलिटी टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज, कि जो मार्केट में है ना वो हम गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर सके ईजीली। एंड फोर्थ कि ना हमारा जो सोशल सिक्योरिटी होती है उसका प्रेजेंस और एब्सेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसका प्रेजेंस होनी चाहिए, अगर उसका एब्सेंस है सोशल सिक्योरिटी का तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स राइज हो सकती है, ठीक है। ये बताया हुआ है इसमें। और क्योंकि हमने स्टार्वेशन एंड हंगर के बारे में भी पढ़ा हुआ है ओब्वियसली, तो उन्होंने ये भी बताया ये चीज़ें हम
रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम सफिशिएंट एंटाइटलमेंट या फिर प्रोटेक्शन देते हैं गरीबों को, तो ये चीज़ें हील हो सकती है, मीन सही हो सकती है, बेटर हो सकती है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज कैपेबिलिटी, एंटाइटलमेंट एंड वेलबिंग आ जेंडर्ड रीडिंग। तो यहाँ पे हमने जो फेमिनिज्म वाले चैप्टर में पढ़ा था ना, काइंड ऑफ रिलेट कर सकते हैं ये चीज़ें कि जो इंटाइटलमेंट डिनायल होती है, जो वुमेन को हम नहीं देते, हमें टाइटल नहीं दिया जाता है, हमारी जो टाइटल होती है वो कहीं ना कहीं मेंस ड्रिवन होती है, ठीक है। तो ये सारे ये जो डिप्राइवेशन, इनफैक्ट हमारे हेल्थ केयर में जो हमारी न्यूट्रिशनल नीड्स होती है, एजुकेशन होती है, ये सारी चीज़ों में भी बहुत सारी कमी है। मतलब ओवरऑल हम कह सकते हैं बहुत ही जेंडर डिफरेंशियल नॉर्म्स है ये सारी चीज़ें, चाहे हम कैपेबिलिटी की बात करें, वेलबिंग की बात करें, एंटाइटलमेंट की बात करें, हर जगह वुमेन्स को कहीं ना कहीं मिस आउट कर देते हैं, ठीक है। तो सेन ने इस चीज़ के बारे में बात किया है कि ये जो चीज़ें होनी चाहिए ना, ये ख़त्म होनी चाहिए, और जो बायोलॉजिकल एडवांटेज होती है ना, जो वुमेन को मिलनी ही चाहिए, वो उसे मतलब देनी चाहिए, लाइक वो उसे, हाँ कह सकते हो, वो उसे मिलनी चाहिए, ठीक है। इन एडिशन सेन ने इस चीज़ पे भी फोकस किया है कि जो भी एजेंसी या फिर एंटाइटलमेंट होती है वुमेन की, वो पॉजिटिव इम्प्लीकेशन लाती है हमारी पूरी सोसाइटी में, ठीक है। इवन हाउस होल्ड अगर हम लार्ज में बात करें तो वुमेन की एंटाइटलमेंट, चाहे वो ऑनरशिप ऑफ रिसोर्सेज को लेके हो, चाहे लैंड एंड प्रॉपर्टी, क्योंकि अगर हम प्रेजेंट टाइम के देखें तो कई सारी स्कीम्स अभी आ चुकी है जहाँ पे वुमेन अपने नाम पे प्रॉपर्टी लेती है, तो उनको कई सारे छूट वगैरह दी जाती है ना कि आप ये चीज़ें, आपको बेनिफिट मिलेंगे, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर में लाया गया है। ऑल्सो जो वुमेन एजेंसी, जैसे कि आप बोल सकते हो कि चाइल्ड मॉर्टेलिटी की प्रॉब्लम, गर्ल चाइल्ड की स्कूल में ड्रॉप आउट रेट्स अगर हम देखें बहुत हाई है, तो अमर्त्य सेन ने इस चीज़ को भी देखा था कि ये चीज़ें बहुत हाई इंक्रीज़ हो रही है, इसको भी कम करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम डेवलपमेंट को अचीव कर सकें। द नेक्स्ट टॉपिक है इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट, रिवाइविंग डेवलपमेंट। तो इसमें अमर्त्य सेन ने इस चीज़ पे फोकस किया है कि इवैल्यूएशन टाइम टू टाइम होना या फिर एसेस करना जो भी ह्यूमन डेवलपमेंट है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब इसके अंदर में ये चीज़ें इन्वॉल्व होती है कि सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन होनी चाहिए अलग अलग चीज़ों की, अगर हम ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ ऑफ फ्रीडम की बात कर रहे हैं तो ये एक प्लूरलिस्टिक कंसेप्शन है, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम देखते हैं। तो मतलब मेन कंसेप्ट हम कह सकते हैं कि इवैल्यूएशन पे बहुत फोकस किया है, बिकॉज उनका ये मानना है कि अगर हम किसी चीज़ को इवैल्यूएट नहीं करते, उस प्रोसेस की जांच नहीं करते, तब तक हम उसके लूप होल्स को नहीं निकाल सकते, बेटर नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये एक छोटा मोटा नहीं, बहुत ही ब्रॉड फ्रेमवर्क है जो कि प्रोवाइड करती है अलग अलग चीज़ें, जो हमारा फॉर्मुलेशन है ना, किस तरीके से हम चीज़ों को लागू करने लगे थे, वो चीज़ें चेंज आने लगी थी काफ़ी हद तक ये चीज़ें करने पे, ठीक है। क्योंकि हमें पता है ना कि लाइक हम बोलते हैं ना कि इनकम टैक्स वाले जब छापा मारते हैं तो तभी काला धन निकलता है ना, तो दैट इज़ द थिंग, जब चीज़ों के, जब सिस्टम की इवैल्यूएशन होती है तभी कमियां निकलती है, तभी हम उसको बेटर कर सकते हैं, एंड देन ये सिस्टम सही स्मूथली रन कर सकती है, ठीक है। तो इनका ये सारा पर्सपेक्टिव बहुत ही इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले करता है अगर हम पूरे फॉर्मुलेशन की बात करें, और ये बहुत ही क्वालिटेटिव वे में होता है कि हम क्वालिटी पे फोकस करते हैं ना कि क्वांटिटी पे, कि किस तरीके से हम बेटर चीज़ें प्रोवाइड कर पा रहे हैं लोगों को। इनफैक्ट जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें, ये चीज़ें आई थी इवैल्यूएशन में, जेंडर एम्पावरमेंट मेजर आया था, जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स, इनइक्वलिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एंड कई सारी चीज़ें आई थी ताकि हम इवैल्यूएट कर सकें सारे प्रॉब्लम को। इसके साथ होता है ये चैप्टर ख़त्म। आई होप आपको समझ आया हो। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और ऑब्वियसली नोट्स तो है नहीं, वी आर सॉरी। तो ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।